औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का जो हम लेक्चर शुरू करने वाले हैं इंशाल्लाह से वो है एमएमपी के लेक्चर्स हम शुरू करेंगे। और बुक जो हम फॉलो कर रहे हैं आप देख सकते हैं, मैथमेटिकल मेथड्स इन द फिज़िकल साइंसेस, मैरी एल्बॉस इन्होंने लिखी है और थर्ड एडिशन है इसका। तो इस बुक को हम फॉलो कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 3 लीनियर अलजेब्रा से हम इसका स्टार्ट ले रहे हैं। तो आपको ये बुक गूगल से आप सर्च करेंगे तो आपको वहाँ पर ये मिल जाएगी पीडीएफ फॉर्म में और फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगी। तो शुरू करते हैं हम आज का लेक्चर। और एमएमपी की शुरुआत हम इसीलिए कर रहे हैं सबसे पहले क्योंकि एमएमपी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ख़ासकर उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने फ़िज़िक्स को मेजर के तौर पर लिया हुआ है, यानी उन्होंने बीएस फ़िज़िक्स में अप्लाई किया हुआ है। तो एमएमपी का आना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और इसका कई सारे एप्लीकेशन है। आप आगे फ़िज़िक्स में जहाँ पर भी जाएंगे, चाहे आप ईएमटी में जाएंगे या फिर आप क्लासिकल मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, तो सॉलिड स्टेट फिज़िक्स, जिस भी ब्रांच को आप स्टडी करेंगे फ़िज़िक्स की, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैग्नेटिज्म, कोई भी ब्रांच, तो वहाँ पर ये मैथमेटिकल मेथड्स यूज़ हो रहे हैं। और मैथमेटिकल मेथड्स इन फिज़िक्स का मतलब ही यही है कि वो मेथड्स यानी वो मैथ्स जो आपको आनी चाहिए, जो कि फ़िज़िक्स में यूज़ होती है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो जब तक आपकी एमएमपी स्ट्रांग नहीं होती है, आप बाकी के जो आपके साथ कोर्सेज हैं आप उनमें भी अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखा सकते। तो ये लेक्चर्स काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, इनको समझने की कोशिश कीजिएगा और इंशाल्लाह मैं इसकी प्लेलिस्ट बना दूंगा। तो उस प्लेलिस्ट में आप फिर देख सकेंगे इनके लेक्चर्स नंबर वाइज। तो चैप्टर नंबर 3 लीनियर अलजेब्रा हम इसको आज स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले सवाल ये पैदा होता है, अलजेब्रा का तो हमें पता है, नॉर्मली जो आपको पता होता है प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह जो आप नंबर्स के साथ करते हैं, आपने 7 8 9 10 मैट्रिक एफएससी सारा कुछ अलजेब्रा ही में ये डिपेंड होता है। तो अब लीनियर का क्या मतलब है? तो यहाँ पर हमने लिखा है लीनियर फंक्शंस आर दोज हुज ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन। मतलब ये है कि लीनियर फंक्शन आपके साथ वो वाले फंक्शन होने वाले हैं जिनका ग्राफ अगर आप बनाओगे तो वो एक ऐसी स्ट्रेट लाइन आपको मिल जाएगी। तो ये लीनियर फंक्शन होने वाला है। A linear function has the following form: y is equal to f of x is equal to a plus bx। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि y is equal to mx plus b। इस फॉर्म में भी अक्सर आप इसको देखेंगे। तो इस फॉर्म में जो भी आपके साथ इक्वेशन आएगी तो वो आपके साथ एक लीनियर इक्वेशन आएगी। और इसकी ये दो अलामतें मैंने आपको बता दी, एक इसकी इक्वेशन से आप इसको पहचानेंगे और दूसरा अगर आप इसका ग्राफ बनाएंगे तो वो एक स्ट्रेट लाइन होगी। तो इसमें एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपसे नॉर्मली सवाल पूछा जा सकता है कि इसमें इक्वेशन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है और डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है। अच्छा, एम को हम कहते हैं स्लोप ऑफ द लाइन और ये एक कांस्टेंट वैल्यू देती है हमें, और बी इज़ ऑल्सो अ कांस्टेंट। तो बहरहाल हम इस इक्वेशन को ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करने वाले क्योंकि ये हमारा स्कोप नहीं है। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी में आप देख सकते हैं y जो है जो भी वैल्यू आ रही है इक्वल के उस साइड पर, तो y उस पर डिपेंड कर रहा है, आप देख रहे हैं। जबकि x एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो ऐसा आपको पता चल जाता है कि x की कोई भी वैल्यू हो सकती है, एनी वैल्यू। i मैंने लिखा है मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और y की कोई भी वैल्यू नहीं हो सकती। y हमेशा x के रिस्पेक्ट से और b के रिस्पेक्ट, b और m को अगर हम नेग्लेक्ट कर दें तो एक एक्स के रिस्पेक्ट से जो भी वैल्यू आने वाली है वो वाई की ही वैल्यू होगी। तो ये था लीनियर फंक्शन का मतलब। या फिर आप इसको अगर मज़ीद सिंपली समझना चाहें तो एक्स टू द फर्स्ट पावर जो है ये आपके साथ लीनियर फंक्शन है। अगर ये स्क्वायर में चला गया या स्क्वायर रूट में चला गया तो ये फिर लीनियर फंक्शन नहीं रहेगा। यानी लीनियर फंक्शन या लीनियर वैल्यूज़ का मतलब है सिंपली कांस्टेंट वैल्यूज़। ये आप इसको आसान अल्फाज में समझ सकते हैं। तो अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे क्या? अलजबरा को पढ़ेंगे और ज्योमेट्री, इन दोनों की कम्बिनेशंस को पढ़ेंगे। अभी आप ये पूछ सकते हैं कि इनका कम्बिनेशन की एग्जांपल हमें कहाँ मिलेगी?
और इसमें वेक्टर्स के बारे में हम कुछ हद तक बात करेंगे, तो आपको नहीं उस पर परेशान नहीं होना, उस पर एक बाकायदा वेक्टर एनालिसिस चैप्टर होगा, इसी एमएमपी में होगा, और उसको भी हम कवर करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह से। तो साइंस और मैथमेटिक्स में कई सारे जो प्रॉब्लम्स हैं उनको अगर आप देखेंगे तो वो किस चीज़ पर डिपेंड करते हैं, सोल्यूशन ऑफ सेट्स ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी जो लीनियर इक्वेशन के जो सेट होते हैं, जाहिर सी बात है आपके साथ एक लीनियर इक्वेशन तो नहीं होता है, बाज़ औक़ात कई सारे हो जाते हैं, तो फिर उनको हम सेट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो उनके सोल्यूशन जब आपके साथ आ जाते हैं तो फिर आप साइंस और मैथमेटिक्स में कई सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के एबल हो जाते हैं। तो इसमें आपको पता चल रहा है कि अलजबरा भी आ सकती है और ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन भी है इसमें, तो भी हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल अभी अलजबरा और ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन कैसे है ये हम समझने की कोशिश करते हैं। आपने अगर कोई सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर लिया, और सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन क्या होता है ये भी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल आप इसको ऐसे ही समझ लें कि लीनियर इक्वेशन ही होता है, जिस तरह मैं आपको बता चुका हूँ कि आपको x की वैल्यू दी जाएगी एक और एक y की वैल्यू दी जाएगी। तो फॉर एग्जांपल आपने एक लीनियर सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर लिया, उसमें x की वैल्यू आपके साथ आ गई 2 और y की वैल्यू आपके साथ आ गई -3। तो इसको मैंने ग्राफ में बनाया है 2 -3, तो एक्स वाई प्लेन में। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे। ये आप देख सकते हैं 2 और -3, ये जो है हमारे साथ हमने इक्वेशन को बनाया है, इसके ग्राफ को बनाया है। 2 -3 हमारे साथ ये पॉइंट आ रहा है। अगर आप इसको देखें तो इसकी लाइन अगर स्ट्रेट लाइन में अगर हम इसकी बात करें तो ये कुछ इस तरह से फॉरवर्ड में प्लस इन्फिनिटी तक और इस तरह बैकवर्ड में माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक ये ग्राफ जा सकता है। तो ये हमने देखा कि वैल्यूज़ हमारे साथ जो थी अलजेब्रिक फॉर्मेलिज्म है, और ये जो हमने ग्राफ बनाया है ये इसकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है। इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। अब यहाँ पर इन्होंने एक बात की है कि समटाइम देयर इज़ नो सोल्यूशन एंड समटाइम देयर इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। तो बाज़ औक़ात अब यह के साथ यही एक लाइन है, लेकिन बाज़ औक़ात इसके अगर आप देखेंगे तो आपके साथ कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा, नो सोल्यूशन विल एग्जिस्ट। और बाज़ औक़ात आपके साथ इसके इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन यानी इनफाइनाइट सोल्यूशन हो सकते हैं। तो ये किस केस में हो सकते हैं, तो अगर आपके साथ पैरेलल लाइंस हैं, इस तरह से दो पैरेलल लाइंस हैं, तो अगर आप इनकी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि इनमें कोई भी आपको सोल्यूशन नहीं मिलेगा, देयर विल बी नो सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। वेयर एज अगर आप ऐसा करेंगे कि आपके साथ एक लाइन हो जो कि पैरेलल लाइंस हो, जो कि आपके साथ सिंपल एक ही लाइन हो, और अगर आप उसकी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं। तो अब हम ये बात कर रहे हैं कि लैंग्वेज ऑफ वेक्टर्स इज़ वेरी यूजफुल इन स्टडिंग सेट्स ऑफ सिमल्टेनियस इक्वेशन। जब तक आप वेक्टर को अगर समझ लें तो फिर आपको पता चलेगा कि ये सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन के सोल्यूशन में इनका काफ़ी अहम किरदार है। कुछ क्वांटिटीज़ हैं जो कि आपके साथ आप देख सकते हैं वो वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं, कुछ स्केलर क्वांटिटीज़ होती हैं। फॉर एग्जांपल वेलोसिटी हो गई या फोर्स हो गया, तो ये जो चीज़ें हैं आपके साथ इनके मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी आप देख सकते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। और स्केलर का भी आपको पता है जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, प्रॉपर यूनिट होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होती, जैसे कि मास आपके साथ हो गया, टाइम और टेम्परेचर, ये इनका सिर्फ मैग्नीट्यूड और प्रॉपर यूनिट होता है, तो स्केलर। तो वेक्टर को अभी आप दो चीज़ों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दो इसकी इंटरप्रिटेशन है। पहले ये बोल्ड फेस लेटर, इन्होंने ए ऐसे बोल्ड फेस लिखा है, जबकि हम यूजुअली ए को अगर वेक्टर हमने प्रेजेंट करना हो तो हम ऐसे उस पर एरो हेड डाल देते हैं। तो जो लेंथ है आपके साथ एरो की, इस तरह से अगर आप एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे, वेक्टर ए को आप मान लें, आप वेक्टर ए को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इस तरह से, और जब आप ऐसा डायग्राम बना ले तो इसके ऊपर एरो डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा, तो जब आप इस तरह से ये एरो बनाते हैं तो इससे ही ये जो एरो की जो लेंथ है यहाँ से लेकर यहाँ तक, जो इस एरो की लेंथ है वो आपको बताएगी कि इसका मैग्नीट्यूड कितना है, और ये जो एरो की डायरेक्शन है ये आपको बताएगी कि ये एरो किस पॉइंट पर आपके साथ इसकी डायरेक्शन जा रही है। तो हर बार कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाना भी ज़रूरी नहीं होता, बाज़ औक़ात आप फिंगर टिप से भी बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपसे कोई कहीं जाने का रास्ता पूछता है, फॉर एग्जांपल वो पूछता है, कोई मुसाफिर आपसे पूछता है कि यहाँ पर करीबी मस्जिद कहाँ पर है, तो फिर आप उसको उंगली का इशारा करके बताते हैं कि इस तरफ है। तो अभी यहाँ पर जो है आपने नहीं तो कोई एक्सिस बनाया है, कोऑर्डिनेट एक्सिस आपने चूज़ किया है, नहीं तो रेफरेंस फ्रेम आपने बनाया है, बल्कि आपने उसको सिंपली एक
पॉइंट बताकर समझा दिए। तो इस तरह सीमा पैरों को या वेक्टर्स को समझ सकते हैं। लेकिन हम कोऑर्डिनेट एक्सिस को अगर यूज़ करते हैं तो ये एक प्रॉपर साइंटिफिक मेथड है सॉल्यूशन फॉर वेरियस प्रॉब्लम्स के लिए। तो सॉल्यूशन फॉर इस प्रॉब्लम की जो मैंने बात की, तो ये हम इसको जो है एक्सिस में क्यों बनाते हैं, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं एक वेक्टर है ए। अभी अगर आप इसका प्रोजेक्शन देखिए अलोंग एक्स एक्सिस जो कि आपके साथ ये वाला होने वाला है। तो अलोंग एक्स एक्सिस अगर आप प्रोजेक्शन देखते हैं, प्रोजेक्शन का मतलब ऐसा है, यानी अगर आप इस वेक्टर को कुछ इस तरह से नीचे की तरफ झुका लेते हैं फॉर एग्जांपल, तो जो यहाँ पर एक्सिस पर इसका जो प्रोजेक्शन बनेगी तो वो आपके साथ बनेगा ए एक्स कंपोनेंट, इस वेक्टर का ए एक्स कंपोनेंट आपके साथ बन जाएगा। वेयर एज अगर आप इसको वाई की हिसाब से इसकी प्रोजेक्शन देखिए अलोंग वाई एक्सिस, तो आपके साथ ए वाई कंपोनेंट बन जाएगा, जो कि सिंपल हमें पता है और इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ना रॉकेट साइंस है। तो ये कंपोनेंट्स आपको पता है। ये 2 डायमेंशनल स्पेस है, एक्स वाई है, तो हमें 2 कंपोनेंट्स मिल गए ऑफ द वेक्टर्स के। अगर ये 3 हो तो हमें 3 कंपोनेंट्स मिलेंगे एक वेक्टर के। अगर ये 4 हो तो 4 मिलेंगे। इस तरह से अगर एक n डायमेंशनल स्पेस है आपके साथ, तो इसमें आपके साथ जो एक वेक्टर होगी उसके n कंपोनेंट्स होंगे। यानी ये ज़रूरी नहीं है कि वेक्टर के सिर्फ 3 ही कंपोनेंट्स हों, तो इनका जो कंपोनेंट का नंबर है ये चेंज हो सकता है अकॉर्डिंग टू द कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो आपके साथ अभी हमने बात की है कि हमारे साथ 2 मेथड आ गए कि हम एक वेक्टर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। एक ज्योमेट्रिक मेथड है और एक अलजेब्रिक या अर्थमेटिक मेथड है। अलजेब्रिक मेथड आप कह लें। तो अभी आपने जो देखा ये जो 2 मेथड्स आ गए, ये अगर आप इनको आगे देखेंगे एप्लीकेशन इंशाल्लाह हम पर डिस्कस करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि ये 2 मेथड्स जो आपके वेक्टर्स के आ चुके हैं, तो इनसे वेक्टर्स एक बहुत ही पावरफुल टूल बन जाता है। और जब आप क्वांटम मैकेनिक्स में जाते हैं तो वहाँ पर तकरीबन आप 100% वेक्टर्स के साथ ही डील करते हैं। तो लिहाजा वेक्टर्स को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इन फार्मूलेस के जो एक बहुत बड़ा आपको एप्लीकेशन मिलेगा, एडवांटेज मिलेगा, वो ये है कि एक दूसरे से बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। तो कैसे इंडिपेंडेंट है, तो यहाँ पर इन्होंने एक एग्जांपल दी है, आप चाहें फिर बाद में रीड कर सकते हैं। अगर एक ब्लॉक है जिसका मास m है और वो आपके साथ ऐसे स्लाइड कर रहा है नीचे डाउनवर्ड्स, तो अब अगर आप इस एक्सिस को, हॉरिजॉन्टल एक्सिस को y एक्सिस मान रहे हैं और वर्टिकल एक्सिस को आप x एक्सिस मान रहे हैं, तो तब आपके साथ fx इज इक्वल टू mx, इस तरह से कुछ जो फोर्स का जो अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्सिस होगा, x एक्सिस होगा, वो ये कंपोनेंट आ जाएगा फोर्स का fx। और अगर आप उलट करें कि आप इसको y मान रहे हैं, x वाले को y और y वाले को x मान रहे हैं, तो फिर आपके साथ fy आ जाएगा may। ये a के साथ जो y है ये सब्सक्रिप्ट में है, यानी मतलब कि ये एक्सेलरेशन जो है ये अलोंग y डायरेक्शन आपको बता रहा है। तो चाहे आप ये इक्वेशन यूज़ कर लें या चाहे आप ये इक्वेशन यूज़ कर लें, जब आप इन दोनों को यूज़ करेंगे और आपके साथ जो रिज़ल्ट आएगा तो आप देखेंगे कि दोनों का रिज़ल्ट सेम होगा। यानी F इज इक्वल टू एम ए, जो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, जो कि आपको ये इक्वेशन बताता है F इज इक्वल टू एम ए, तो आप देखेंगे कि इक्वेशन ट्रू हो जाएगा। तो यानी वेक्टर है, फोर्स एक वेक्टर है, हमें पता है, और एक्सीलरेशन भी। तो यहाँ से एक बहुत ही अहम बात आपके सामने समझ में आई है कि ये जो वेक्टर्स हैं ये आपके साथ रेफरेंस फ्रेम पर इनका मैग्नीट्यूड डिपेंड नहीं करता। जिस तरह हमने यहाँ पर बात की है कि अगर आप इस केस को लेते हैं या इस केस को लेते हैं, आपके साथ दोनों का जो मैग्नीट्यूड आएगा, जो आपके साथ एक क्वांटिटी आएगी, वो सेम क्वांटिटी रहने वाली है। तो ये एक बहुत ही अहम इंटरप्रिटेशन है वेक्टर्स की कि ये जो है रेफरेंस फ्रेम पर डिपेंड नहीं करते। इनका मैग्नीट्यूड जो होता है, डायरेक्शन चेंज हो सकती है, लेकिन जो इनका मैग्नीट्यूड होता है वो रेफरेंस फ्रेम पर डिपेंड नहीं करता। तो वेक्टर इक्वेशन को अगर आप 2 डायमेंशन में लेते हैं तो आपके साथ 2 कंपोनेंट इक्वेशन आ जाएंगे, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। 3 डायमेंशन 3 कंपोनेंट इक्वेशन आ जाएंगे। तो ये इस चीज़ को हम जनरलाइज करने वाले हैं और हम n डायमेंशन तक लेकर जाएंगे वेक्टर्स को, और n डायमेंशनल स्पेस में हम वेक्टर्स को डील करेंगे। तो अभी आपके साथ इन्होंने एक मिसाल दी है चेंज ऑफ वेरिएबल की एक मिसाल इन्होंने दी है। क्या आपके साथ फॉर एग्जांपल एक एक्स डैश अगर आप ले रहे हैं, वो आपके साथ बराबर है ए एक्स प्लस बी वाई।
सपोज, और वाई डैश आपके साथ सी एक्स प्लस डी वाई। ये आपके साथ दो इन्होंने सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन लिए हैं, सेट ऑफ लीनियर इक्वेशन। ए बी सी डी आपके साथ यहाँ पर क्या है, ये ए बी सी डी ये आपके साथ कॉन्स्टेंट्स हैं। तो अभी आप इसको ज्योमेट्रिकली अगर बताना चाहें तो ये एक्स वाई आपके साथ एक पॉइंट है एक रेफरेंस फ्रेम में, और एक्स डैश वाई डैश वही पॉइंट है लेकिन रेफरेंस फ्रेम आपने चेंज कर लिया है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द प्लेन हो गया। इस बात की एग्जांपल मैं आपको कैसे देता हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर आप इस तरह से ये जो टेबल आप इसको कंसिडर कर लें, आप यहाँ पर खड़े हैं और इस टेबल को ऑब्जर्व कर रहे हैं इस साइड से, और यहाँ पर जो है आपके साथ एक पॉइंट है, फॉर एग्जांपल आपके साथ एक पॉइंट यहाँ पर आया है। अब आप इसको यहाँ से देख रहे हैं तो ये एक्स वाई आप समझने की ये एक्स वाई पॉइंट में है। अब अगर आप इस पॉइंट को रहने दें, आप अपनी पोजीशन चेंज कर लें, वापस आप यहाँ पर खड़े हो जाएं, तो रेफरेंस फ्रेम तो चेंज नहीं, तो रेफरेंस फ्रेम को हमने थोड़ा सा रोटेट कर दिया है। आपको हम रेफरेंस फ्रेम मानकर चल रहे हैं कि आप एक रेफरेंस फ्रेम के तौर पर एक्ट करें। तो अब यहाँ से जो आप इसको देखेंगे तो अब आपके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो एक्स डैश वाई डैश हो जाएंगे। मतलब ये है कि अगर आप पॉइंट तो वही रहा लेकिन आपने जो रेफरेंस फ्रेम चेंज कर लिया उससे डायरेक्शन सिर्फ चेंज हो गई है, मैग्नीट्यूड इस पॉइंट का वही रहा। तो ये इनके कहने का मतलब है। यहाँ पर इन्होंने ये इसको प्लेन के ज़रिए से इस मिसाल को समझाया है जो मैंने बताया है कि अगर आपके साथ एक ओरिजिन पर, ये हमने एक रेफरेंस फ्रेम लिया है ये ओरिजिन पर जो है हमारे साथ एक पॉइंट है एक्स वाई। अब अगर आप इस रेफरेंस फ्रेम को अलोंग जेड एक्सिस थोड़ा सा रोटेट करते हैं इस तरह से एक स्मॉल एंगल डेल्टा थीटा की मदद से, लेकिन ये चूँकि हम मैथमेटिकल कॉम्प्लिकेशन फिलहाल नहीं जा रहे हैं, हम आपको सिर्फ इसकी थ्योरी समझा रहे हैं। तो इनके कहने का मतलब ये है कि अगर आप प्लेन को ट्रांसफॉर्म करते हैं या रोटेट करते हैं तो आपके साथ अब एक्स डैश वाई डैश आ जाएगा। लेकिन अगर आप मैग्नीट्यूड देखेंगे तो एक्स वाई का और एक्स डैश वाई डैश का वो सेम होने वाला है, हाँ अलबत्ता डायरेक्शन में थोड़ा सा चेंज आ गया है। यानी ये है जो मैं आपको इस एग्जांपल से भी समझा चुका हूँ कि ये जो वेक्टर्स हैं ये आपके रेफरेंस फ्रेम पर इनका मैग्नीट्यूड डिपेंड नहीं करता। अगर डायरेक्शन चेंज हो जाती है तो वो अलग बात है, लेकिन मैग्नीट्यूड की जो बात हम करते हैं तो वो चेंज नहीं होता। इसका मतलब ये है कि आप किसी भी रेफरेंस फ्रेम में जो भी पॉइंट लोगे तो आपको एक फिक्स्ड वैल्यू वो देने वाला है। तो ये जो मेथड्स हैं और ये टूल्स हैं ये इनकी वजह से हम वेक्टर्स को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो तो सारी की सारी उसमें वहाँ पर आप क्वांटम मैकेनिक्स में वेक्टर्स को ही स्टडी करते हैं। तो जब आप इस 2 डायमेंशनल स्पेस को पहले रीड करते हैं फिर 3 डायमेंशनल, तो आप जब इसको n डायमेंशनल स्पेस में इसको एक्सटेंड करते हैं तो फिर फाइनली आपके साथ ये जो वेक्टर्स होने वाले हैं ये आपके साथ n डायमेंशनल स्पेस में फंक्शंस के तौर पर काम करेंगे। आप वहाँ पर देखेंगे कि वहाँ पर अब आपके साथ सिर्फ वेक्टर्स ही आप डील कर रहे हैं n डायमेंशनल स्पेस में, और आपके जो फंक्शन है यहाँ पर तो हम फंक्शन ले रहे हैं जैसे मैंने आपको बताया y इक्वल टू mx प्लस b, वहाँ पर आप वेक्टर्स लेंगे और वेक्टर्स को आप फंक्शन के तौर पर डील करेंगे। यानी वेक्टर्स को आप सॉल्व करेंगे तो आपके साथ जो आंसर आएगा उस आंसर को आप एक फंक्शन मानकर चलेंगे। तो ये जनरलाइजेशन जो है आपने देखा है इज़ ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन एप्लीकेशंस, जो कि मैंने आपको बताया क्वांटम मैकेनिक्स में इसकी काफ़ी ज़्यादा यूज़ है। तो अभी मैट्रिसेस रो रिडक्शन हम देखते हैं, काफ़ी अहम टॉपिक है और इतना मुश्किल नहीं है, सिर्फ अगरचे थोड़ा सा लेंथी सा है इसका प्रोसेस लेकिन मेथड बड़ा सिंपल है, तो इसको भी हम समझने की कोशिश करते हैं। मैट्रिक्स जो है आपके साथ इसका प्लूरल होता है मैट्रिसेस। तो क्या है, रेक्टेंगुलर एरे ऑफ क्वांटिटीज यूजुअली इनक्लोज इन लार्ज पैरेंथेसिस सच एज। तो ये आपके साथ रेक्टेंगुलर एरे है क्वांटिटीज़ का। एरे क्या है, मैंने यहाँ पर आपको डेफिनेशन लिखी है कि एरे रेफर्स टू अ सेट ऑफ नंबर्स और ऑब्जेक्ट्स दैट विल फॉलो अ स्पेसिफिक पैटर्न। यानी आपके साथ जो ऑब्जेक्ट्स हैं, नंबर्स हैं और सेट ऑफ नंबर्स है, एक नंबर आपके साथ नहीं, एक से कई ज़्यादा है और आप उनको किसी खास तरतीब में रखते हैं, तो ये चीज़ जो आपके साथ बन जाती है ये एक एरे कहलाती है। An array is an orderly management of an rows, columns or a matrix that is most commonly used as a visual tool for demonstrating multiplication and division। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के लिए ये एक टूल है, जिस तरह वेक्टर टूल है इस तरह से एरे यानी कि मैट्रिक्स आप कह लें तो ये भी एक टूल है टू डील विद इक्वेशंस एंड सॉल्व देम लाइक सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। तो इस तरह से तो इसको आप लार्ज पैरेंथेसिस में इस तरह से राउंड पैरेंथेसिस में यानी स्मॉल ब्रैकेट्स में बंद करते हैं। आप इसको इस तरह भी बंद कर सकते हैं ब्रैकेट्स में, ये भी एक नोटेशन है लेकिन यहाँ पर इन्होंने ये यूज़ की है तो इट्स ओके,
आप ये वाले भी चूज़ कर सकते हैं। कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की हम बात करेंगे तो ए बी सी एम आर एसेट्रा ये जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ए से इन्होंने डिनोट किया है। तो इट्स ओके, आप ए बी सी एम आर ये इन्होंने बुक वालों ने कहा है कि हम इनमें से कोई भी लेटर उससे ये चूज़ करके इसको हम डिनोट करेंगे। तो इन लेटर्स की कोई वैल्यू नहीं होगी, ये लेटर्स जो होंगे आपके साथ एक मैट्रिक्स को डिनोट करेंगे। तो अभी इस मैट्रिक्स में जो है आपके साथ रोज भी हैं और कॉलम्स भी हैं। रो आपके साथ कौन से, आप ऐसे स्ट्रेट जाते हैं हॉरिजेंटली, ये आपके साथ फर्स्ट रो सेकंड रो। अभी अगर कॉलम की बात करेंगे, आपके इनमें कॉलम कौन सा है, तो आप अप टू डाउन या डाउन टू अप जा सकते हैं, कोई बात नहीं है। तो ये फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। तो इस डिस्कशन से आप देख सकते हैं कि रो बाय कॉलम जो है आपके साथ ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है। तो ये मैं आपको बता चुका हूँ कि इस मैट्रिक्स की जो है 2 रोज हैं, 3 कॉलम्स हैं। तो ये आपके साथ 2/3 मैट्रिक्स होने वाला है, जैसा कि यहाँ पर बताया गया है आपको। और साथ ही साथ अभी इसमें जो है आप अगर इसको इंडेक्स नोटेशन में लिखना चाहें तो आप ए आई जी इंडेक्स की फॉर्म में लिखते हैं। अभी आई और जे आपको क्या बताता है, आई आपको रो बताएगा, जे आपको कॉलम बताएगा। फॉर एग्जांपल A11 आप यहाँ पर देख सकते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट रो ये है, फर्स्ट कॉलम ये है। अभी इसकी ये अभी फर्स्ट रो ये आ गया, फर्स्ट कॉलम ये आ गया। तो यानी A11 ये जो है आपकी वैल्यू आपके साथ आई है क्या, 1 आई है। इसी तरह से A21 की जो वैल्यू है आपके साथ वो आई है 5 की, जो कि A12 की जो कि है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो 5 आ गया। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम -2, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -3, सेकंड रो सेकंड कॉलम 0 एंड सेकंड रो थर्ड कॉलम इज 6। तो आप यहाँ से इस डिस्कशन को देख सकते हैं। तो इसकी m रोज और n कॉलम्स अगर होंगे तो हम इन्हें कहेंगे कि m/n मैट्रिक्स है। आप इसको इस फॉर्म से डिनोट करते हैं, 2/3 मैट्रिक्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 रोज हैं, 3 कॉलम्स हैं, तो ये 2/3 मैट्रिक्स हमने इसको कंसिडर किया हुआ है। अभी ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, आप एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, तो आप यहाँ पर इस मैट्रिक्स को देख सकते हैं 1 5 -2 -3 0 6। अगर मैं रो को कॉलम में चेंज कर दूं तो ये मेरे साथ इसका ट्रांसपोज आ जाएगा और इसको अपनी टी में लेकर आना है, कैपिटल टी आप यहाँ पर देखेंगे। फॉर एग्जांपल हम इसको कैसे लिखते हैं, तो 1 5 -2 ये रो में है, मैं इनको कॉलम में लिख लेता हूँ 1 5 और -2 और साथ ही साथ -3 0 6। आप देख सकते हैं अब इसका ऑर्डर भी चेंज हो गया है। और अगर आप इसका एक बार फिर से ट्रांसपोज लोगे तो ये कॉलम जो होगा रो में आ जाएगा, तो 1 5 -2 आ जाएगा और -3 0 6 वही आपके साथ जो मैट्रिक्स आपने लिया था वो आपके साथ वापस आ जाएगा। तो अभी इसका ऑर्डर कैसे चेंज हो गया, अभी देखिए रो 1 है, 2 3 रो हो गए और 2 कॉलम। तो अब ये 3/2 मैट्रिक्स बन चुका है, 3/2 ये इसका ऑर्डर होता है मैट्रिक्स का। तो यही बात इन्होंने यहाँ पर भी की है कि 1 5 -2 -3 0 6 ये जो है अभी आपके साथ 3/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स बन चुका है। और इंडेक्स नोटेशन में आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने आपको बताया था कि AIJ, अब ये का ट्रांसपोज AIJ आपके साथ ये आ गया ना, जो हमारे साथ नॉर्मल मैट्रिक्स था वो आपके साथ A था। अब अगर आप ये आपके साथ A, अब अगर आप इसका ट्रांसपोज लेते हैं AIJ का, हम ट्रांसपोज लेना चाहते हैं फॉर एग्जांपल, ब्रैकेट मैंने ट्रांसपोज लगा दिया। जब आपके साथ हमने वहाँ पर देखा है अपनी डिस्कशन में कि कॉलम रो से चेंज हो गया था, तो ये आपके साथ क्या आ जाएगा AJI। तो ये इस तरह से इनकी कहने का मतलब था। तो ये है कि आप इसका ट्रांसपोज भी ले सकते हैं। अभी सेट्स ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो लीनियर अलजेब्रा की जो कोशिश थी, सबसे पहले लीनियर अलजेब्रा की डिस्कवरी हुई क्यों, ये इन्होंने क्यों साइंटिस्ट ने मैथमेटिशियंस ने लीनियर अलजेब्रा के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की, कोशिशें की और इसको समझने की कोशिश की। तो मकसद क्या था, क्यों इन्होंने ये सब कुछ किया, मकसद ये था
कि ऐसे आप एफिशिएंट मेथड तलाश करें जिससे आप लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकें। तो फिर वक्त के साथ साथ जब ये साइंटिस्ट और मैथमेटिशियन इस पर काम करते गए तो उन्होंने ये जो असल स्कोप था कि लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है, तो इससे कई गुना आगे बढ़कर उन्हें कुछ बहुत ज़्यादा मेथड्स और टेक्निक्स ऐसी डिस्कवर कर ली जो इससे भी एडवांस लेवल की थी। यानी ये जो इनका जो मेन फोकस था वो इनका जो है इन्होंने एक किस्म का आप समझ सकते हैं कि ये इन्होंने बुला दिया और ये किसी और चीज़ में लग गए। लेकिन बहरहाल फिर भी कुछ मैथमेटिशियन साइंटिस्ट वगैरह ने ये जो आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मैं बता रहा हूँ वो इस पर स्ट्रगल की और उन्होंने इसके लिए मेथड्स डिस्कवर किए हैं। और इस तरह से अगर आप लीनियर इक्वेशंस को कंप्यूटर में इनपुट देते हैं, फीड करते हैं, तो आपको बहुत ही आसानी से उसके जो प्रॉब्लम्स आते हैं उनके जो सोल्यूशंस आपको मिल सकते हैं कंप्यूटर पर। तो इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड तो थोड़ा सा और नोटेशंस वगैरह भी हमने देख ली। अब हम ये चीज़ समझना कि आया हम लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कैसे कर सकते हैं, इस चीज़ को समझने के लिए सबसे पहली जो अहम तरीन बात है कि आप इस चीज़ को कैसे समझेंगे, वो यही बात है कि आप ट्राई करें, इसके प्रॉब्लम्स जो हैं उनको ट्राई करें, बाय हैंड सॉल्व करने की कोशिश करें। और प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। आपसे एक बार नहीं हो रहा तो आप बार बार करते जाएं और इंशाल्लाह प्रैक्टिस से आप देखेंगे कि आप उसको कर पाएंगे। तो अब हम एक एग्जांपल को लेते हैं यहाँ पर और इंशाल्लाह हम इसको कोशिश करेंगे समझने की, स्टेप बाय स्टेप समझने की कि ये एग्जांपल हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो इन्होंने सेट ऑफ इक्वेशन लिया है 2x, y आपको नहीं नज़र आ रहा है तो मतलब y 0 है तो इसकी वैल्यू नहीं लिया है। 2x माइनस z इज इक्वल टू 2, 6x प्लस 5y प्लस 3z इज इक्वल टू 7 एंड 2x माइनस y इज इक्वल टू 4। तो हम इसको इस तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने ये एज्यूम किया है कि हम जो इक्वेशन होंगे x को एक साइड पर, y को एक साइड पर, z को एक साइड पर, कांस्टेंट को एक साइड पर लिखने की कोशिश करेंगे और हम इसको इसका स्टैंडर्ड फॉर्म मानेंगे। इसके बाद इन्होंने क्या एज्यूम किया है, ये आपके साथ कई सारे मैट्रिसेस हैं ऑफ इंटरेस्ट, आप उन मैट्रिक्स के कोएफिशिएंट्स वगैरह को भी देख सकेंगे। तो अब यहाँ पर हमने कंसिडर किया है m एक मैट्रिक्स, इस जो है इक्वेशन को हमने तीन मैट्रिक्स में डिवाइड किया है। एक m पार्ट लिया है, एक r पार्ट लिया है और एक k पार्ट लिया है। तो कैसे लिया मैं अभी आपको समझाता हूँ। तो इक्वेशन है 2x माइनस जेड इज इक्वल टू 6x प्लस 5y प्लस 3z इज इक्वल टू 7, 2x माइनस y इज इक्वल टू 4। m को इन्होंने कांस्टेंट वाला लिया है 2, 6, 2, 0, 5, 0, माइनस 1, 3, 0। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताने की कोशिश की है कि ये वाला जो पार्ट था इन्होंने कांस्टेंट्स का आपने देखा है 2, 0, माइनस 1, 6, 5, 2 और 2, माइनस 1, 0। इन्होंने इसको m माना है, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। और ये एक्स वाई जेड को इन्होंने आर माना हुआ है, ये देख सकते हैं। और 2, 7, 4 को इन्होंने जो है के माना हुआ है। तो यानी अगर आप इस मैट्रिक्स को 2, 0, माइनस 1 वाले को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके साथ वो फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी। वो कैसे आएगी वो मैं अभी आपको बताता हूँ, लेकिन इससे पहले इन्होंने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया है। बार बार इस तरह से मैट्रिक्स नोटेशन लेना इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम। तो हम मैथमेटिक्स और फिजिक्स में कोशिश करते हैं कि हम नोटेशंस में चीज़ लिख सकें। तो अब यहाँ पर इन्होंने जो x है इसको x1 माना है, y को x2 माना है, z को x3 माना है। इस सारी जो मैट्रिक्स है इसको हम m और इसको r और इसको k का नाम दे रहे हैं। यहाँ पर इस तरह से सिमिलरली 2 को इन्होंने k1 क्योंकि कांस्टेंट है तो k हमने लगाया है, 7 को k2 और 4 को k3 इन्होंने सपोज किया हुआ है। तो अब जिस तरह से मैं आपको बता चुका हूँ कि हमने ये आपस में लिखे हैं, तो ये m वाली मैट्रिक्स यही, r वाली मैट्रिक्स यही और ये k वाली मैट्रिक्स यही। अभी ये m i j i रो को बताएगा, j कॉलम को बताएगा एज डिस्कस्ड अर्लियर। और ये x1 x2 x3 हमने बताए हैं, j बताए हैं। क्यों j बताए, क्योंकि 1 2 3 हम कॉलम में जा रहे हैं, आपको रो कहीं पर नज़र नहीं आ रही, कॉलम वाइज हमने लिखा। इस तरह से हमने कि आई यहाँ पर लिखा है ताकि इस इंडेक्स की थोड़ी सी डिफ्रेंशिएशन हो जाए और आप इसमें कंफ्यूज ना हो। ये डमी इंडेक्सेस होते हैं और इनको आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हम वो डिस्कस नहीं करेंगे। आई की वैल्यू 1 2 3 जाएगी, k1 आपके साथ 2, k2 आपके साथ 7, k3 आपके साथ 4, ये आपके साथ ये इस तरह होता जाएगा। उम्मीद है यहाँ तक समझ आई होगी। कहीं पर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप इंशाल्लाह कमेंट में पूछ सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने आपको एक मिसाल बताई है कि हमने इस सारे मैट्रिक्स को इस तरह क्यों लिखा है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपके साथ जो फर्स्ट इक्वेशन है वो आप याद रखें।
ये वाली 2x प्लस 0y माइनस जेड इज इक्वल टू, या 2x माइनस जेड इज इक्वल टू, इस इक्वेशन को आपने याद रखना है। अभी देखें, हम इस इक्वेशन को, जो ये फॉर्म हमने ली है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ए के लिए ही मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, आप बाकियों के लिए खुद ट्राई कर सकते हैं, लेकिन ए के लिए मल्टीप्लाई करने का मेरा मकसद ये है कि आप देख सकें कि अगर आप ये ए के लिए मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके साथ सेम आ रहा है। तो हमने ये देखें 2x1 रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं मैट्रिक्स में, 2 टाइम्स x1 मैंने लिखा है 2 टाइम्स x1 प्लस 0 टाइम्स x2, ये हमने लिख लिया 0 टाइम्स x2, और ये माइनस साइन, और ये 1 और ये x3 यानी माइनस x3 आ गया k1 के बराबर। क्यों? क्योंकि ये हमने सामने वाला लिया है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो हमने k1 ले लिया है। तो अब यहाँ पर 2x1 प्लस 0x2 माइनस x3 इज इक्वल टू k1, यहाँ तक आपको बात उम्मीद है समझ आ गई होगी। अभी x1 आपके साथ किस चीज़ के बराबर था, जो कि हमने यहाँ पर आपको बताया था x के बराबर था, तो 2x प्लस 0y, और क्योंकि x2 आपके साथ y के बराबर था, आप यहाँ पर देख सकते हैं, और माइनस x3 आपके साथ z के बराबर था। तो ये हमने देखा है 2x प्लस 0y माइनस जेड इज इक्वल टू, 0y को हम अगर ना लिखें तो 2x माइनस जेड इज इक्वल टू 2, जो कि आप देख सकते हैं 2x माइनस जेड इज इक्वल टू, यानी ये हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं जो कि मैंने आपको बताया था एम आर की। अब ये कैसे आया है, ये मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया है कि ये हमने इस फॉर्म में लिखा है। तो इस तरह से हमने समेशन लिया है, जे वेरीज फ्रॉम 1 to 3 mij xj इज इक्वल टू ki। तो एम आई जो रो होगा आपके साथ, आई आपके साथ 1 से 2 3 ये होने वाला है, और जी भी हमने लिया है क्योंकि आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड कॉलम इस तरह से देखना है। तो ये मेरे नोटेशन पर हमने समेशन नोटेशन में लिखा है। आप ज़्यादा जे यहाँ पर क्यों लिखा है या आई क्यों लिखा है, इसके लिए ज़्यादा परेशान ना हो, क्योंकि हमने सम किया है ओवर जे पर। क्यों? क्योंकि ये जो एक्स वाला है जो सर आपके साथ मैट्रिक्स है, ये आपने जे पर सम किया था, कॉलम आपने यहाँ से लिया है और कॉलम आप यहाँ से ले रहे हैं। बहरहाल ये समेशन नोटेशन में आप लिख सकते हैं, डमी इंडेक्स है। तो एम आई जे आपने मैट्रिक्स लिख लिया, एक्स जे और एक्स आपने लिख लिया है, जे के रिस्पेक्ट में आप जो है इस पर सम करेंगे, और इज इक्वल टू के आई की वैल्यू भी 1 2 3 है और जे की वैल्यू भी 1 2 3 है। आई की वैल्यू अगर 1 हो तो k1 आपके साथ 2, k2 आपके साथ 7 और k3 आपके साथ 4 आ जाएगा। और अगर जे की वैल्यू आपके साथ जो है यहाँ पर 1 हो तो वो 2, और अगर 2 हो तो 0, और ये इस तरह से आपको बता देगा जे की वैल्यू कॉलम वाइज में 2 6 2 इस तरह से। तो ये मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया है कि एम आई जे आई रो को बताएगा, जे कॉलम को बताएगा। तो आप यहाँ से यानी इस जो मैट्रिक्स नोटेशन आपको इस समेशन नोटेशन में भी लिख सकते हैं। तो सेक्शन 6 में हम इसको देखेंगे कि मैट्रिक्स को आप कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इतनी बड़ी मैट्रिक्स को अभी आप एडवांटेजेस देखेंगे नोटेशन का, जो इतनी बड़ी मैट्रिक्स आपके साथ बन रही थी, जो कि मैं यहाँ पर आपको बता चुका हूँ। इतनी बड़ी मैट्रिक्स, इसको हमने एम, ये हमने आर और ये हमने के लिया है। तो एम आर इज इक्वल टू के। आप इस मैट्रिक्स को आर का नाम दे सकते हैं, एक्स जे का नाम दे सकते हैं, एनी नेम दे सकते हैं। तो इस तरह से आपने ये जो इंडेक्सेस हैं इन पर ज़्यादा परेशान नहीं होना, कोई प्रॉब्लम हो इस तरह से आप पूछ सकते हैं। तो अब हम इस इक्वेशन को जो हमने दी गई थी, अब हम इसको थोड़ा सा फॉर्म में लिखते हैं, एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, और फिर हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमारा मकसद जो होगा वो डायगोनल मैट्रिक्स होगा। डायगोनल मैट्रिक्स कैसा होता है, या आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप कह लें, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। हमारी कोशिश होगी कि हम इस मैट्रिक्स को इस फॉर्म में लिखें। तो for right now we are interested in the fact that we can display all the essential numbers in equation 2.3 as a matrix known as the augmented matrix which we call A। तो 2.3 में जो अभी आपने देखा है ये चीज़, इसको अब आप जो मैंने आपको अभी मैट्रिक्स नोटेशन बताई है, तो आप इसको यहाँ पर लिख सकते हैं। जो कॉन्स्टेंट्स हैं हमने यहाँ पर लिया है, ये एक्स वाले आ रहे हैं, वाई और जेड वाले, और ये वाले कांस्टेंट जो है, ये कोफिशिएंट्स आपके साथ, सॉरी ये कांस्टेंट्स हैं 2 and 4, हमने इनको ऐसे लिख लिया है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं मैट्रिक्स में, इस पर आपके साथ मतलब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इट्स ओके। आप इसको जो है एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट हैं उनको एक साइड पर, और जो कांस्टेंट उनको आप एक साइड पर लिख सकते हैं। आप इसको इस फॉर्म में भी देखेंगे कि इस तरह से दरमियान में एक लाइन लगी होगी, तो
तो ये एक्स वाई जेड हो गए और ये कांस्टेंट वाले नोटेशंस हो गए या कांस्टेंट वैल्यूज़ आपके साथ हो गई। तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो अब इस मैट्रिक्स को हमने नाम दिया है ए। अब ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की बात आ गई। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आपके साथ क्या होता है? A matrix whose elements are the coefficients of a set of simultaneously linear equation with the constant terms of the equation entered in an added column। जिस तरह मैं बता चुका हूँ कि अगर आप एक्स वाई जेड कोफिशिएंट्स को एक साइड पर लिखते हैं और कांस्टेंट वैल्यूज को दूसरी साइड पर लिखते हैं, तो ये जो मैट्रिक्स अब आपके साथ ए बन चुकी है। नाउ इट इज कॉल्ड एज ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। तो फर्स्ट 3 कॉलम ऑफ ए क्या है? कॉलम्स हैं एम के, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ कि जो पहली 3 कॉलम आप देखेंगे 2 0 -1 6 5 3 और 2 -1 0, ये एम के ही आ रहे हैं। 2 0 -1 6 5 3 2 -1 0, यहाँ से आप देख सकते हैं। तो अगर आप सेट ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो उनको सॉल्व करना इज़ रिलेटिवली हार्ड, डिस्पाइट ऑफ अगर आप कोशिश करेंगे कि इस इक्वेशन को या इस मैट्रिक्स को रो रिडक्शन की मदद से सॉल्व करें तो वो काफ़ी इजी होने वाला है। तो हम इस मैट्रिक्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जो प्रोसेस होने वाला है रो रिडक्शन का वो अभी आपको यहाँ पर बताया जाएगा। आप कंप्यूटर की मदद से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर बाय हैंड आप सॉल्व करना चाहें तो अब यहाँ से आप इस एग्जांपल को आपने खूब अच्छी तरह से समझना है। सिंपल एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, ये चीज़ आ रही हैं इसमें। तो रो रिडक्शन इज अ सिस्टमेटिक वे। अभी रो रिडक्शन आपके साथ क्या है, इस डेफिनेशन को भी नोट कर दें। इज अ सिस्टमेटिक वे ऑफ टेकिंग लीनियर इक्वेशंस ऑफ द गिवन इक्वेशंस टू प्रोड्यूस अ सिंपलर बट इक्विवेलेंट सेट ऑफ इक्वेशन। यानी आप जो हैं एक जो फॉर्म ऑफ इक्वेशन लेते हैं जो कि आप उनको उनकी ही इक्विवेलेंट इक्वेशंस में लिख लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके साथ 2 और 3 आ रहे हैं मैट्रिक्स में, ये हमने फॉर एग्जांपल हमने सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखा है। तो आप आपके साथ अगर मैट्रिक्स हो कुछ इस फॉर्म में जो कि हो आपके साथ 2 × 1 या 2 + 1 और +0, इस तरह से मैंने आपको फॉर एग्जांपल बताया। तो अभी 2 × 1 = 2 एंड 2 + 1 = 3, तो इस तरह से मैंने लिख लिया। तो आप इसको इस तरह से इक्विवेलेंट इक्वेशन है, दोनों सेम है लेकिन आप लिख सकते हैं। ये मैंने आपको एक छोटी सी मिसाल दी है। अभी आप इस एग्जांपल को समझेंगे तो आपको खूब अच्छी तरह समझ आ जाएगी। वी विल शो द प्रोसेस राइटिंग साइड बाय साइड द इक्वेशन एंड मैट्रिक्स कॉरस्पॉन्डिंग टू देम। आप इस तरह से भी इनके साथ वर्कआउट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ये भी देखेंगे और ये भी देखेंगे तो आपको ज़्यादा टाइम कंज्यूम करेगा। मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप इस मेथड को फॉलो करें। ये मेथड थोड़ा सा आप इस पर थिंक करें, सोचें, और ये जो है आपको इंशाल्लाह इसमें कोई मसला नहीं होगा। तो अभी हम इस मैट्रिक्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जो कि आपके साथ कौन सी मैट्रिक्स है, ये वाली 2 0 -1 2 6 5 3 7 2 -1 0 4। तो अब यहाँ पर आपने स्टेप्स को बहुत ही ज़्यादा गौर से देखना है और आपने इस बात को ज़हननशीन करना है कि आपने ये वाला जो साइड है, ये वाला कॉन्स्टेंट्स को छोड़कर ये जो अंदर जो मैंने अभी जितना भी हाईलाइट किया ये, इसको आपने इस फॉर्म में लिखना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की फॉर्म में। तो ऐसा करने के लिए आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन वगैरह को यूटिलाइज करेंगे। और कैसे करेंगे, रूल्स क्या हैं उनकी, तो हम आखिर में बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल हम पहले इस एग्जांपल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। So the first step is to use the first equation in 2.3 to eliminate the x terms in the other two equations. The corresponding matrix operation 2.7 is to subtract 3 times the first row from the second row and subtract the first row from the third row. तो अभी यहाँ पर आपने इस बात को समझने की कोशिश करना है। हम कोशिश करेंगे पहले एक्स टर्म्स को हटाएं, क्योंकि 3 एक्स टर्म्स हैं, हमें सिर्फ एक ही एक्स चाहिए होगा, फिर एक ही वाई और एक ही जेड। फिर एक ही एक्स के आगे जो वैल्यू आएगी वो एक्स की हो जाएगी, एक ही वाई के आगे जो वाई की वैल्यू आएगी वो वाई की हो जाएगी, और एक ही जेड के सामने जो जेड की वैल्यू आ जाएगी वो जेड वाली वैल्यू कहलाई जाएगी। तो इसके लिए अभी आपने क्या करना है, आपने सब्ट्रैक्ट करना है 3 टाइम्स द फर्स्ट रो फ्रॉम द सेकेंड रो। तो यानी जो आपके साथ फर्स्ट रो है, मैं R1 से इनको शो करूँगा, R1 से रो और कॉलम को C से, इस तरह से। तो यानी जो आपके साथ 3 टाइम्स ये जो फर्स्ट रो है यहाँ पर ये आपने 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लेनी है, और क्या करना है, आपने इसको सब्ट्रैक्ट करना है किस से, सेकेंड रो R2 से। पहले आपने ये करना है, कैसे करेंगे मैं आपको बताऊँगा।
और एंड सब्ट्रैक्ट द फर्स्ट रो फ्रॉम द थर्ड रो, और जो फर्स्ट रो है आपके साथ उसका आपने थर्ड रो से आपने माइनस कर देना है। तो यहाँ पर आपने इन बातों का बहुत ख्याल रखना होगा। ये देख रहे हैं आप कि सब्ट्रैक्ट 3 टाइम्स द फर्स्ट रो फ्रॉम द सेकंड रो, इनका मतलब ये है कि जो आखिर में आ रहा है ना फ्रॉम द सेकंड रो, इसको आपने पहले लिखना है R2 माइनस 3 टाइम्स फर्स्ट रो R1, इस तरह से आपने लिखना है। अगर आप इसके उलट लिखेंगे तो आपके साथ साइन में प्रॉब्लम आ जाएगी। तो अब ये इन्होंने ये कैसे किया है कि 2 0 -1 2, यहाँ तक तो ठीक है। ये 6 5 3 7, इसकी जगह पर 0 5 6 1 आ गया, और लास्ट में 2 -1 0 4 आ गया, 0 -1 1 2 आ गया। ये कैसे आया ये भी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, बल्कि ये जो सारे का सारा प्रोसेस यहाँ पर होने वाला है ये इसको मैंने लिखा है आपके लिए, मैं वहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ। तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं, वहाँ से भी देख सकते हैं। तो अगर आप मेरे वाले मेथड को फॉलो करेंगे इंशाल्लाह से आपको आसानी होगी। तो ये अभी यहाँ पर मैंने आपको बता दिया R2 - 3 R1, जो कि मैंने आपको यहाँ पर लिखा था, ये वाला R2 - 3 R1 एंड R3 - R1, R3 - R1 ये हमने किया है। तो 2 0 -1 2 आपके साथ फर्स्ट रो है, 2 0 -1 2, और इसको हमने 3 के साथ मल्टीप्लाई किया है। देख रहे हैं आप, फर्स्ट रो है, 2 0 -1 2 को आपने 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, और आपके साथ जो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके साथ क्या आ जाएगा, 3 2 6 0 -3 6, ये आपके साथ 3 टाइम्स R1 हो गया ये वाला। अब रो 2 हमने लिखना है। रो 2 आपके साथ है 6 5 3 7, आप यहाँ पर देख सकते हैं 6 5 3 7। अब आपने क्या करना है, इस रो 2 को माइनस करना है इस नई रो से जो है क्या है 3 टाइम्स R1। तो 6 5 3 7 जो कि रो 2 मैंने लिख लिया, अभी आपको बता दिया अभी है, माइनस ये वाला 6 0 -3 6, तो अभी आपके साथ क्या आ जाएगा, 6 में 6 माइनस करेंगे 0, 5 में से 0 माइनस करेंगे 5, 3 में से -3 यानी +3 आ रहा है, तो ये आपके साथ 6 आ जाएगा, यानी 3 + 3 6, और 7 में से अगर आप 6 माइनस करेंगे तो आपके साथ 1, तो 0 5 6 1 आपके साथ आ गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो आपके साथ 0 5 6 1 वाली R2 - 3 R1 जो आपके साथ रो आई है, अब आप इसको कहाँ पर पुट करेंगे, फर्स्ट रो में पुट करेंगे, सेकंड में या थर्ड में। तो इसका आंसर आपको यहाँ से मिलेगा कि ये जो R2 है शुरू वाला जो आपके साथ टर्म आ रहा है, तो अपने इस टर्म को मैट्रिक्स को वहाँ पर रो को वहाँ पर पुट करना है। 0 5 6 1 को हम R2 में पुट करेंगे तो आप देखेंगे 0 5 6 1 2 0 -1 2 ऐसी है। अब R3 को देखें, इसकी अगर आप थोड़ी प्रैक्टिस करें तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी, कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। R3 की लिए हम अभी आपको बता रहे हैं। R3 के लिए हमने क्या किया है कि R3 - R1, R3 आप लिखो पहले, जो कि 2 - 1 0 4 ये है, आप देख सकते हैं। अब इसमें से क्या करो, -R1, R1 को माइनस कर दो। R1 क्या है, 2 0 -1 2 ये है, तो 2 में से 2 माइनस करेंगे आप 0 -1 और -0 तो -1 ही आएगा, और 0 में से -1 यानी +1, और 4 में से अगर आप 2 हटाएंगे तो 2, तो R3 - R1। अब इसको कहाँ पर पुट करना है, R3 में। तो आपके साथ जो न्यू इक्वेशन आ जाएगी वो कैसे, 2 0 -1 2 वही 0 5 6 1 यहाँ पर हमने पुट कर दिया, दरमियान में लाइन आप लगाना चाहें ना लगाना चाहें आपकी मर्जी है, और 0 -1 1 2 यहाँ पर हमने ये कर दिया। आप वहाँ पर भी इसको साथ ही साथ कंपेयर कर सकते हैं, 2 0 -1 2 0 5 6 1 0 -1 1 2। अच्छा, अब हमने क्या करना है, R2 और R3 को इंटरचेंज करना है। ये रूल है आपके साथ, आप रो को चेंज कर सकते हैं। ये वाला है R2 0 5 6 1, इसको हम यहाँ लेकर जा रहे हैं, और 0 -1 1 2 इसको हम इसकी जगह पर लेकर जा रहे हैं। तो 2 0 -1 2 वैसे ही रहा। अभी 0 -1 1 2 को हमने सेकेंड रो में लिख लिया, और 0 5 6 1 को हमने थर्ड रो में लिख दिया। तो ये हमारे साथ ये मैट्रिक्स आ गई। अब इसके बाद का क्या स्टेप है, अब है R3 + 5 टाइम्स R2। अभी आपके साथ जो R2 आने वाला है, ये जो आपके साथ R2 आया है आपने यहाँ पर देखा है 0 -1 1 2, इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, इसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो पहले हम इसको कर देते हैं, 0 -1 1 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये मैंने मल्टीप्लाई बाई 5 लिखा है। तो 0 -5 आएगा यहाँ पर, 5 1 5, ये 5 आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा। अभी R3 के साथ हम ऐड करने वाले हैं,
R3 है 0561, तो आपके साथ क्या आ जाएगा 0561, ये आ गया। एडिशन में आप इसकी ज़्यादा टेंशन नहीं लेंगे, एडिशन में अगर आप आगे पीछे लिखेंगे तब भी आंसर सेम आएगा, लेकिन सब्ट्रैक्शन में आपने ख्याल रखना होगा वरना आपके साथ साइन मिस्टेक आ जाएगी। तो 0561 आपके साथ R3 आ गया, और 5 टाइम्स R2 ये जो आपके साथ अभी नई मैट्रिक्स आ गई 0 - 5 5 10 ये आ गया। तो 0 + 0 0 आता है, 5 + -5 यानी ये भी 0 आ गया, और 6 + 5 11, और 10 + 1 भी 11। ये अभी आपके साथ जो बन चुकी है ये R3 + 5 R2 मैट्रिक्स रो बन चुकी है। अब इसको कहाँ पर पुट करना है, हमें पता नज़र आ रहा है कि R3 में हमने इसको पुट करना है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं R3 में हमने इसको पुट किया है 0 0 और 0 0 और 11 11, इसको हमने पुट किया है R3 में। यहाँ पर आप देख सकते हैं 0 0 11 11। अच्छा, इसके बाद क्या करना है, R3 को हमने डिवाइड करना है 11 से। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको हम 11 से डिवाइड करेंगे, तो बाकी को हम वैसे ही छोड़ देते हैं। 2 0 - 1 2 0 - 1 1 2 को हमने वैसे ही छोड़ा। अभी 0 0 11 को 11 पर डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 11 को 11 पर डिवाइड करेंगे 1 आएगा। तो अब आप अगर देख सकें तो आपके साथ थोड़ी सी ही ये ऑपरेशन से ही मैट्रिक्स जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी। ये -1 है, ये -1 है। अब हमने क्या करना है, इसको पहले 1 बनाना है, इसको भी 1 बनाना है, और इसको भी 1 बनाना है, और ये जो दो हैं आपके साथ इसको हमने 0 करना है। तो ये हम कैसे करेंगे, हमने माइनस करना होगा R2 - R3। तो 0 में से 0 ये आ गया, और -1 में से आप 0 माइनस करें तो वही 0। अब ये 1 में से आप 1 माइनस करेंगे, 0 आपके साथ आए, कहाँ पर ऐड करना है 2 में ऐड करना है, और 2 में से अभी आपने 1 को हटाया तो 2 - 1 तो 1 आ गया, यहाँ पर आपने पुट कर दिया। तो R2 - R3 है ये, सॉरी मैंने प्लस लिखा है यहाँ पर, ये आप करेक्ट कर लें फिर। तो ओवरऑल आपके साथ इक्वेशन कैसे बन गई 2 0 0 3 0 - 1 0 1 0 0 1 1। अब आप देख सकते हैं ये वाली जो थर्ड रो है इट्स परफेक्ट, फर्स्ट और सेकंड में प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर हमें 1 चाहिए। तो अगर हम इसको 2 पर डिवाइड कर देंगे सारी रो को तो ये 1 आ जाएगा, और ये जो है ये माइनस है, अगर हम इस सब सारी रो को माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर लें -1 के साथ, या -1 पर डिवाइड कर दें तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो पहले हम इस रो को जो है R1 को हम 2 पर डिवाइड करने वाले हैं। तो 2/2 1, 0/2 0, 0/2 0, 3/2 ये आ गया, और ये अब हम माइनस के साथ मल्टीप्लाई करने हैं, 0 के साथ माइनस मल्टीप्लाई करने या प्लस तो इट्स ओके, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम ऐसे ही 0 लिखेंगे। और माइनस इंटू -1 ये 1 आ गया, ये 0 वही, और ये -1 आ गया, और फिर ये थर्ड वाली तो बिल्कुल ही ठीक है 0 0 1 1। तो 0 0 1 1 आप देख सकते हैं। तो अब आप देख रहे हैं कि 1 1 1 ये अभी आपके साथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन चुकी है। आप वहाँ पर देख लें 1 0 0 0 1 1 0 0 1 3/2 -1 और 1 3/2 -1 और 1। अब आप ये देख लिया आपने। तो अब यहाँ पर जो आपने बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ देखी है वो क्या है, रो रिडक्शन प्रोसेस आपने देखा है कि इसमें आपने कोई भी ना ही स्क्वायर ऐड किया ना ही कुछ, आपने सिर्फ ऐड मल्टीप्लाई डिवाइड सब्ट्रैक्ट ये किया है और रो को इंटरचेंज किया है। तो ये प्रोसेस रिवर्सेबल है। इस प्रोसेस का क्या मतलब कि ये जो अभी आपने ये जो चीज़ हासिल की है इससे अब आप ओरिजिनल इक्वेशन भी हासिल कर सकते हैं। इसका फ़ायदा अब आपके साथ क्या हो गया कि y और z यहाँ पर 0 है, तो x है आपके साथ 3/2 और y है आपके साथ -1 और z है आपके साथ 1। तो ये इस प्रोसेस का आप एप्लीकेशन देख सकते हैं। तो फाइनल इक्वेशन जो है वो इक्विवेलेंट है ओरिजिनल वंस के, जो मैं आपको समझा चुका हूँ। अब आपने कुछ रूल्स को भी याद करना है कि इसके लिए अहम रूल्स क्या हैं। तो क्या है कि अलाउड ऑपरेशंस, इनको एलिमेंट रो ऑपरेशंस कहते हैं। ये जो अभी आपने रो रिडक्शन किया है या इसको आप एलिमेंट रो ऑपरेशन ये भी कहते हैं। तो पहले इंटरचेंज 2 रोज, आप 2 रोज को इंटरचेंज कर सकते हैं जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। आप यहाँ पर खुद ही पर देख लेंगे फिर कि जो हमने यहाँ पर R2 और R3 को इंटरचेंज किया था, जो कि मैंने यहाँ पर R2 और R3 को हमने चेंज किया था स्टेप बी में। दूसरा क्या है, मल्टीप्लाई और डिवाइड रो बाय नॉन जीरो कांस्टेंट। ये आपने बात याद रखें, बहुत ही अहम है। जीरो के साथ आप किसी भी चीज़ को नहीं तो डिवाइड करेंगे नहीं तो मल्टीप्लाई करेंगे, ये रूल नहीं है, ये रूल है आपके साथ, ये आप नहीं कर सकते। तो ये आप स्टेप डी में देखेंगे जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। ये मैं यहाँ पर 11 के साथ मैंने डिवाइड किया है, और जो मल्टीप्लाई हमने किया है वो भी आपने देखा है। एक और रूल क्या है,
एड अ मल्टीपल ऑफ वन रो टू अनदर, दिस इंक्लूड सब्ट्रैक्टिंग दैट इज यूजिंग अ नेगेटिव मल्टीपल। तो आप एक रो को मल्टीप्लाई करके फिर उससे माइनस या ऐड करके कर सकते हैं, जो कि R2 - 3 R1 आपने देखा है। और ऐड के लिए भी यही चीज़ है, R3 + 5 R2। तो ये हमने एग्जाम्पल 1 देखा। प्लीज़ आप इस वीडियो पर कमेंट कीजिए, लाइक शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहें। कोई बात करना चाहें, कोई आपका सवाल हो, क्वेश्चन हो, तो आप वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। कहीं पर भी समझ ना आई हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं इस तरह से। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अगले लेक्चर